एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आगामी स्टेट पीसीएस, दरोगा, पुलिस, एनटीपीसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के इतिहास का विश्लेषण करने जा रहा हूं। अतः वीडियो को अंत तक देखें एवं अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। पलासी एवं बक्सर युद्ध के बाद बंगाल सहित अन्य भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने या रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो हमारे संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। इसी कड़ी का प्रथम एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण स्थापित हो सका। तो अब देख लेते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख विशेषताएं को। प्रथम विशेषता था कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सेकेंड विशेषता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और इसके प्रथम न्यायाधीश बने सर एलिजिया इम्पे। तो क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजिया इम्पे। अब हम लोग देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषताएं को। तो प्रथम विशेषता क्या था? इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। तो इस एक्ट के तहत सबसे प्रमुख क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो उसका उत्तर होगा 1784। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के प्रमुख विशेषताएं को। प्रथम विशेषता क्या था? भारत के साथ व्यापार के कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था व्यापार के लिए, वह 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चाय पर बहुत बड़ा निवेश किए हुए था। इसी को ध्यान में रखते हुए चाय के साथ व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार का कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। और भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किए जाने का प्रावधान भी 1813 के
चार्टर एक्ट के तहत किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के प्रमुख विशेषताएं को। तो इस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार बना हुआ था वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1833। और अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट का आंसर देंगे। अगर उसमें पूर्णतः अगर जोड़ दिया जाए तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट उत्तर होगा। अब हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट के प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो प्रथम विशेषताएं क्या है 1853 के चार्टर एक्ट का? कि इस एक्ट के तहत भारत में असैनिक सेवा यानी सिविल सर्विस में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और नियुक्तियों में नामजदगी का अधिकार समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की प्रमुख विशेषताओं को। इस एक्ट के तहत भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया? भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। दूसरा विशेषताएं क्या है? भारत का शासन ब्रिटिश से लेकर भारत का शासन कंपनी से लेकर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया। और तीसरा विशेषताएं क्या है? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट विशेषताएं क्या है? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के बाद जो एक्ट आया था 1858, उसके तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और इसके साथ साथ 15 सदस्यों की भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और इसके बाद आने वाले जितने एक्ट थे वे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाने गए। अब देख लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख विशेषताएं यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस अधिनियम के तहत कैनिंग ने भारत में प्रशासन के लिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत इसलिए कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। गवर्नर जनरल को
पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल यानी कि उस समय वायसराय कहे जाते थे उनको दिया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अब देख लेते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इसको बोला जाता है मार्लो मिंटो सुधार। तो सबसे पहले हम जानते हैं मार्ले और ये मिंटो कौन थे। तो ये मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो थे भारत के वायसराय थे। अब इसके प्रथम विशेषताएं क्या है? इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए। और इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है और यही एक्ट 1947 में भारत के विभाजन का कारण बना। इस एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब देख लेते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन 1919 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे माने जाते हैं? तो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया और पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। इस अधिनियम के तहत ली आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिए। इसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग के सिफारिश पर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है किस एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट विशेषताएं क्या है? भारत सचिव को भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार 1919 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। इसी एक्ट में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहला था राज्य सचिव और दूसरा था केंद्रीय विधान सभा। इस एक्ट यानी कि 1919 के चार्टर एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर सिखों पर भी लागू किया गया। अब देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताओं को। तो प्रथम विशेषताएं क्या थी कि प्रांतों में द्वैत शासन को अंत कर दिया गया। जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधानमंडल की शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। प्रथम है केंद्रीय सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्या है? और इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। और 1935 के चार्टर एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। इस आधार पर
1937 ईस्वी को संघीय न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय बना, और भारत परिषद का इसमें अंत कर दिया गया और बर्मा को भारत से अलग 1935 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसमें इस एक्ट के तहत यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो इसके प्रमुख विशेषताएं हैं प्रांतीय स्वायत्तता। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। तो ये थे हमारे भारतीय इतिहास का, भारतीय संविधान के इतिहास का विश्लेषण। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद।